हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेटी केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम प्रिंस और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज डेनियल सेल के बारे में। आज हम कंप्लीट डेनियल सेल का पूरा विस्तृत जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं डेनियल सेल होता क्या है और डेनियल सेल का कार्य क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक डेनियल सेल। अब देखिए, जो डेनियल सेल है वो एक प्रकार की युक्ति है और ये एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? ये बदलता है विद्युत ऊर्जा में। तो डेनियल सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब ये जो डेनियल सेल है इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड वो दो होते हैं। पहला होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। पहला होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। अब इसमें जो एनोड होता है, एनोड ये बना होता है जिंक धातु का और जो कैथोड होता है वो बना होता है कॉपर धातु का। क्लियर हो गया अब कितनी बार? अब देखिए इलेक्ट्रोड ये बना कैसे, कैसे ये एनोड जिंक का बन गया, कैसे कैथोड कॉपर का बन गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही हम जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे, जैसे ही हम जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे, ये जो धातु की प्लेट है ये विलयन के सापेक्ष आवेशित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विलयन के सापेक्ष आवेशित हो जाएगा और इलेक्ट्रोड के जैसा व्यवहार करने लगेगा। वैसे सेम प्रोसेस इसमें होता है कि जैसे कॉपर धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तब ये क्या होता है, कॉपर प्लेट ये भी आवेशित हो जाता है विलयन के सापेक्ष और ये इलेक्ट्रोड के जैसा व्यवहार करने लगता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जब जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो जिंक है ये विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाता है। ये विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाता है और जो कॉपर होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर ये विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाता है। ये हो जाता है धनावेशित। मतलब डेनियल सेल में जो एनोड होता है वो ऋणावेशित होता है और जो कैथोड होता है वो कैसा होता है? वो होता है धनावेशित। इसमें देखते हैं ऋणावेशित क्यों होगा। ऋणावेशित तभी हो सकता है जब इसमें से इलेक्ट्रॉन भर भर के निकलेंगे। जिंक अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि वो माइनस हो जाएगा। वैसे इधर ये क्या होगा, ये जो कॉपर होगा अपने कॉपर जो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ग्रहण करेगा। ग्रहण कब करेगा? इलेक्ट्रॉन कब जाता है? इलेक्ट्रॉन किसी चीज के पास तभी जाएगा जब उसके प्लस का आवेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस का होता है। उसको किसी दूसरे के प्रति आकर्षण कब होगा? जब दूसरा वाला पॉजिटिव होगा। इसलिए यहाँ पे कॉपर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है, गेन किया जाता है। इसलिए ये कैसा होता है? धनावेशित होता है और ये होता है ऋणावेशित। अब इसका फटाक से हम डायग्राम बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि इस पे कैसा रिएक्शन होगा और इस पे कैसा रिएक्शन होगा। तो देख लेते हैं, हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। हम यहाँ पे दो पात्र लेते हैं। एक पात्र लेते हैं जिसमें हम लगाएंगे, जिसमें भरेंगे हम जिंक सल्फेट का विलयन। इसमें हम भरेंगे जिंक सल्फेट का विलयन और इसमें भरेंगे हम कॉपर सल्फेट का विलयन। देखिए इसमें हम भर दिए जिंक सल्फेट का विलयन ZnSO4 और इसमें भर दिए कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4। अब क्या करेंगे, इसमें हम डुबोएंगे जिंक धातु की प्लेट को और इसमें डुबोएंगे हम कॉपर धातु की प्लेट को। अब जैसे ही जिंक के प्लेट को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे, वैसे ये क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाएगा। ऋणावेशित क्यों होगा? क्योंकि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अब ये क्या करता है? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे छोटा होता जाता है और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने लगता है। जब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पूरे विलयन में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी। मतलब ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऋणावेशित। ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऋणावेशित, बोले तो निगेटिव हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं हम कैथोड, सॉरी एनोड।
इसको क्या बोलते हैं हम? एनोड। तो डेनियल सेल में एनोड बना किसका होता है? तो वो बना होता है जिंक धातु का। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कॉपर की प्लेट को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे, तब ये क्या होता है? विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाता है। विलयन के सापेक्ष ये हो जाएगा धनावेशित। धनावेशित होने का मतलब ये बनाएगा Cu2 प्लस, Cu2 प्लस। ऐसे मतलब कॉपर आयन विलयन में बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तब क्या होगा? ये क्या करेगा? कॉपर डबल प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को लेगा और लेके क्या होता है? इस पे निक्षेपित होने लगता है, अर्थात इकट्ठा होने लगता है। तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रोड मोटा होता जाता है, इसका आकार मोटा होता जाता है। जैसे इसमें छोटा होता जा रहा था, टूटता जा रहा था, इसमें क्या होता है? इकट्ठा होता जाता है, इसमें कॉपर इकट्ठा हो जाता है। अब इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, मतलब धनावेशित होगा, और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसलिए कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वहां पर होता है ऑक्सीकरण। वहां पे होता है ऑक्सीकरण। एनोड पे कैसी अभिक्रिया होगी? एनोड पे होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, वहां पे होता है अपचयन। वहां पे होता है अपचयन। ऑक्सीकरण को बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, और इसको बोला जाता है रिडक्शन। इसको बोलेंगे रिडक्शन और इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। रिडक्शन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें देखते हैं कि दो अर्ध सेल बन के तैयार हो गए, एक जिंक का और एक बन के तैयार हो गया है कॉपर का। अभी तो एक कंप्लीट सेल बना नहीं है। इस अर्ध सेलों को कंप्लीट सेल बनाने के लिए इसको जोड़ा जाता है लवण सेतु से। हम भी जोड़ देते हैं इसको लवण सेतु से। लवण सेतु क्या होता है? तो एक यू आकार की कांच की नली होती है। एक यू आकार की कांच की नली होती है, जिसमें भरा होता है KCl, वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है KCl, और इसमें भरा होता है अगर अगर जल। और इसमें क्या भरा होता है? इसमें भरा होता है अगर अगर जेल भरा होता है। अगर अगर जेल, अगर अगर बोलिए या अगर अगर बोलिए, इसमें भरा होता है अगर अगर जेल भरा होता है। और इसके सिरे पर लगा होता है कॉटन का टुकड़ा, ताकि विलयन आपस में मिल ना सके। अब इसमें क्या होगा? अगर अगर जल का क्या करेगा? अब देखिए, जैसे ये टूटता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालता जा रहा है। जब वो जिंक अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है, तब बनाता है जिंक डबल प्लस। तो विलयन में जिंक डबल प्लस की मात्रा बढ़ जाएगी ना, धनायन की मात्रा बढ़ जाएगी। इस धनायन को उदासीन करने के लिए लवण सेतु में भरा हुआ वैद्युत अपघट्य, जो K प्लस और Cl माइनस के रूप में टूटा हुआ होता है, अब यहां से आएगा माइनस, Cl माइनस आएगा इसको उदासीन करने के लिए। इस विलयन से कौन आएगा? Cl माइनस आएगा, जो किसको उदासीन करेगा? जिंक डबल प्लस को। तो जब जिंक डबल प्लस Cl माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये बनाता है जिंक क्लोराइड, जो उदासीन होता है, लवण होता है। अब ये बना दिया जिंक क्लोराइड। इसमें जिंक डबल प्लस था, वो Cl माइनस से अभिक्रिया करके क्या बना दिया? जिंक क्लोराइड बना दिया। अब ये उदासीन हो गया। वैसे इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, अब यहाँ पे देखिए कॉपर है, कॉपर है, कॉपर आयन है, कॉपर आयन है, तो इसमें सल्फेट आयन भी तो होगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट दोनों है। तो जैसे ही इसको डुबे थे वो आवेशित हो गया था, वैसे ही यहाँ पे अब किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? सल्फेट आयन की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि कॉपर तो इलेक्ट्रॉन लेकर इस पे इकट्ठा हो गया। जब कॉपर इकट्ठा हो गया तो कौन बच गया? सल्फेट बच गया। इस पे माइनस का चार्ज है, इस माइनस के चार्ज को बैलेंस करने के लिए आएगा K प्लस, और K प्लस SO4 के साथ SO4 टू माइनस के साथ अभिक्रिया करके बनाता है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अब ये भी उदासीन हो गया। इसमें जो लवण सेतु में जो भरा होता है वैद्युत अपघट्य, उसका काम होता है वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना। जिसमें इसमें जो आयन मुक्त होते हैं उनको उदासीन कर देता है, और दोनों विलयन का अब कंप्लीट कर देता है। मतलब दोनों अर्ध सेलों को मिलाकर एक कंप्लीट सेल बना देता है, पूर्ण सेल बना देता है। तो लवण सेतु का काम क्या होता है? लवण सेतु का काम होता है विलयन की वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना और परिपथ को पूर्ण करना। यहाँ से एक कंप्लीट सेल बन के तैयार हो गया है। इसी को बोलते हैं हम डेनियल सेल। इसी बनावट को बोलते हैं हम डेनियल सेल। अब फटाक से हम देख लेते हैं इसका रिएक्शन। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, पूरे सेल के लिए रिएक्शन क्या होगा, अब हम उसको देखते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए।
ये यहाँ पे हम देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं हम एनोड पे रिएक्शन क्या होगा। एट एनोड, एनोड पे रिएक्शन क्या होगा। अब देखिए एनोड बना किसका है, एनोड बना है जिंक का। जो जब एनोड बना है जिंक का, तो जिंक क्या करता है, जिंक अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जब जिंक अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो जिंक डबल प्लस आयन बनाएगा। यहाँ पे जिंक सॉलिड अवस्था में है, यहाँ पे जिंक जलीय अवस्था में, एक ही अवस्था में है। ये क्लियर है। ऐसे ही रिएक्शन देखते हैं कैथोड पे क्या होगा। एट कैथोड, अब देखते हैं कैथोड पे क्या होगा। कैथोड बना है कॉपर का, उसमें कॉपर डबल प्लस की मात्रा है ज्यादा। अब वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेकर निक्षेपित होने लगेगा इलेक्ट्रोड पे, कॉपर इलेक्ट्रोड पे। अब ये कॉपर सॉलिड बन रहा है। यहाँ पे जो कॉपर डबल प्लस था ये जलीय विलयन में था। अब ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके बनाता है कॉपर, कॉपर सॉलिड बनाता है। अब यहां से देखिए ये हो गया एक अर्ध सेल, ये हो गया दूसरा अर्ध सेल। अब ये दोनों अर्ध सेल मिलकर बनाते हैं एक कंप्लीट सेल। अब देखते हैं दोनों का रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, इसका और इसका रिएक्शन क्या होगा। यहां से देखते हैं जिंक, जिंक डबल प्लस में जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। कॉपर डबल प्लस दो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और बना रहा है कॉपर सॉलिड। यहां से इलेक्ट्रॉन कटेगा। अब इधर का इधर लिख देते हैं, उधर का उधर लिख देते हैं। यहाँ पे है जिंक जो सॉलिड स्टेट में है प्लस, यहाँ पे कॉपर डबल प्लस जो एक्वस स्टेट में है, एरो साइन। यहाँ पे है जिंक डबल प्लस, जिंक डबल प्लस जो एक्वस स्टेट में आ गया, प्लस में बनाया है कॉपर जो सॉलिड स्टेट में। ये है एक पूरे सेल का कंप्लीट रिएक्शन। यहाँ पे देखिए हम लोग एनोड पे रिएक्शन ये होता है, कैथोड पे ये रिएक्शन होता है, ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, ये होता है। इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं कि एक सेल में रिएक्शन कैसे होती है, एक सेल में अभिक्रिया किस प्रकार होती है, तो वो होती है इस प्रकार। अब देखते हैं कि इस डेनियल सेल को दिखाएंगे कैसे। इस डेनियल सेल का निरूपण देखते हैं। डेनियल सेल का निरूपण मतलब सेल का निरूपण हम कैसे करेंगे, सेल निरूपण। अब इस सेल निरूपण में देखते हैं कि कैसे रिएक्शन किसमें बदल रहा है। रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, कहां से कहां तक हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जिंक बना है एनोड का, जिंक जा रहा है जिंक डबल प्लस में, इसको लिखेंगे पहले लिए थे जिंक, और ये जा रहा है जिंक डबल प्लस में। सिमिलरली ऐसे ही कॉपर डबल प्लस कहा जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। यहाँ पे लिखेंगे कॉपर डबल प्लस से कहां पे चला गया, कॉपर में चला गया। ये तो हो गया हाफ सेल रिएक्शन, ये हो गया हाफ सेल रिएक्शन। इन दोनों को जोड़ते किसके किससे, हम लवण सेतु से जोड़े थे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है लवण सेतु। इसी से जोड़े थे दोनों को, लवण सेतु। लवण सेतु से जैसे ही जोड़ेंगे अब ये पूर्ण अभिक्रिया बन जाएगा। तो हम देखते हैं सेल का निरूपण ऐसे किया जाता है। ये एक कंप्लीट सेल बन के तैयार हो गया। हाफ सेल ये है, हाफ सेल ये, दोनों को मिला दिए लवण सेतु, तब ये बन गया कंप्लीट सेल। तो सेल का निरूपण हम इस प्रकार करते हैं। तो ये हो गया डेनियल सेल के बारे में कंप्लीट जानकारी। एक छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं ताकि हमको ये याद रहे कि किसका बना होता है जिंक, किसका किसका बना होता है एनोड, किसका बना होता है कैथोड। एनोड पे कैसा होता है, कैथोड कैसा होता है, ये किधर किस साइड में होता है और ये किस साइड में होता है। इसके लिए फटाफट देख लेते हैं ट्रिक। उसके लिए बना गया है लोन, LONE, सॉरी LOAN, ये बना है लोन। अब देखिए यल मतलब होता है लेफ्ट, यल मतलब क्या होता है लेफ्ट। ओ से होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ए मतलब होता है एनोड, और एन मतलब होता है निगेटिव। एन मतलब क्या होता है निगेटिव। अब देखिए जो लेफ्ट साइड में होगा उसको बोलेंगे एनोड। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं एनोड जो होगा वो हमेशा किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा। और इस पे होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस पे कैसा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और ये कैसा होगा, तो ये होगा निगेटिव। अगर एक का हम याद रखते हैं तो इसी का अपोजिट कर देंगे तो दूसरा भी हो जाएगा। या उसको भी देख लेते हैं, जैसे ये हो गया एनोड के लिए। एनोड कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। इसमें कैसी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और ये कैसा होता है, तो ये होता है निगेटिव। अब ऐसा ही देखते हैं अगर कैथोड के लिए हम देखें तो कैथोड होता है राइट साइड में, इस पे होता है रिडक्शन। फिर ये होता है, ये कहलाता है कैथोड, और ये होता है पॉजिटिव। आर मतलब राइट साइड में होगा। रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन होगा रिडक्शन, मतलब अपचयन होगा। ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा कैथोड, और ये होगा
पॉजिटिव। ये कैसा होगा, ये होगा पॉजिटिव। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी एनोड और कैथोड के बारे में। एनोड किसका बना होता है डेनियल सेल में, कैथोड किसका बना होता है डेनियल सेल में, और डेनियल सेल होता क्या है, डेनियल सेल का काम क्या होता है, उसको हम देख लिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही सेल कंप्लीट हुआ है, अब यहाँ पे देखें यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जा किधर रहे हैं, उधर कैथोड की तरफ जा रहे हैं। मतलब एनोड से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए और वो कैथोड की ओर गति करने लगे। तो विद्युत धारा किधर से किधर जाएगी। तो हम पढ़े क्लास 10th में कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, पढ़े ना। वो पढ़े कि जब विद्युत धारा का प्रवाह ऋणावेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, ऋणावेश होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर हो रहा है। तो विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा, तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा कैथोड से एनोड की तरफ। विद्युत धारा को दिखाते हैं आई से, आई का प्रवाह किधर से किधर होगा, कैथोड से एनोड की तरफ होगा। अब यहाँ से हमारा एक कंप्लीट सेल बन के तैयार हो गया जो विद्युत धारा उत्पन्न करेगा, विद्युत धारा देगा। अब यहाँ पे क्या देखिए हम कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ये, इसका काम क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे इस सेल को हम विद्युत अपघटनी सेल के रूप में बदल सकते हैं। जैसे ये कौन सा सेल, ये है विद्युत रासायनिक सेल, इसमें क्या होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ऐसे ही इसी सेल को हम बदल सकते हैं कुछ विधि लगाकर विद्युत अपघटनी सेल में, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी बदल सकता है, ऐसा पॉसिबल है। उसको पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अभी तक के लिए आप वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।